आज़ादी से पहले तक लोग बहुत निराश थे। शायद उस निराशा का असर हमारे पशुधन पर भी था, हमारी गायों पर भी था, और नतीजा ये कि उनका दूध का उत्पादन भी बहुत कम हो चुका था। आप कह सकते हैं कि दूध सूख चुका था। आंकड़े बताते हैं कि 1950 के आसपास हमारी गायों का, हमारे पशुधन का जो दूध का उत्पादन था वो 1.7 करोड़ टन मात्र था। और आज जब आप 2022 में खड़े हैं तो इसमें से आप दशमलव को अगर निकाल दें तो ये बन जाता है 17 करोड़ टन। मतलब ये है कि आज़ादी से लेकर अभी तक हमारी आबादी 6 गुना बढ़ी है और हमारे दूध का उत्पादन करीब 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसका मतलब ये भी है कि आज एक हिंदुस्तानी के हिस्से में 400 मिलीलीटर से ज़्यादा दूध हिस्से में आता है। ये किस्सा कैसे शुरू हुआ, इसी किस्से को कहा जाता है श्वेत क्रांति। बातचीत में हमने एनडीडीबी के चेयरमैन डॉक्टर मिनेश शाह से पशुपालन में तेजी से बढ़ती इनपुट कॉस्ट के बारे में पूछा। उन्होंने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की। देश में दूध उत्पादन को लेकर हमारे पास 1950-51 से लेकर और अभी तक के आंकड़े मौजूद हैं। ये आंकड़े भारत में डेयरी विकास को किस तरह से दर्शाते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे मिनेश शाह जी से। आप एनडीडीबी के चेयरमैन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। और सबसे पहले हम यहाँ से इस बातचीत को शुरू कर सकते हैं कि जब भारत में हमने सबसे पहले इन आंकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया तब हमारे पास दूध का उत्पादन कितना था, आज हमारे पास दूध का उत्पादन कितना है, तब हमारे पास पर पशु मिल्क प्रोडक्टिविटी कितनी थी, आज हमारे पास मिल्क प्रोडक्टिविटी कितनी है। इस तरह की जो हमारी ग्रोथ है जिसे एक आम आदमी भी समझ सकता है, वहाँ से शायद हम इस बातचीत को शुरू कर सकते हैं। अगर हम हमारी आज़ादी के साल में चले जाए, 1947 में हम आज़ाद हुए, उसी के साथ साथ 1946 में सबसे पहला जो हमारा डेयरी का कोऑपरेटिव जो आज एकदम मजबूत वर्कफोर्स बन चुका है, अमूल का आनंद में कोऑपरेटिव बना। इसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी भाई देसाई, त्रिभुवन दास पटेल जैसे बहुत ही उम्दा विजनरी और लीडर थे। उन्होंने उनके किसानों को वहाँ कन्विंस किया। तब तक जो उनका दूध है प्राइवेट में जाता था और पूरा साल वो लेते नहीं थे। जब ज़रूरत है दूध ले लेते थे, ज़रूरत नहीं है तो वो लेते नहीं थे, तो किसानों को बहुत आर्थिक नुकसानी पहुंचती थी। तो इसको बचाने के लिए सरदार वल्लभ भाई और बाकी अन्य लीडर जो मैंने बताया, उन्होंने उनको बताया कि इसका एक ही सही तरीका है कि आप खुद का एक कोऑपरेटिव बनाइए जो खुद ही उसको प्रोसेस करके उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगा। तो 1946 में पहला गांव में वहाँ पे कोऑपरेटिव चालू हुआ और उसने काम करना चालू किया। इसी संदर्भ में फिर आगे उनका एक प्रोसेसिंग प्लांट बना और जब दूध का धीरे धीरे वहाँ ये बढ़ता गया प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग, तो 1964 में उन्होंने पहला पशुओं के लिए एक जो कैटल फीड देना है, दाना देना होता है, उसका एक फैक्ट्री वहाँ पे था जिसका इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने तब जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी को बुलाया। तो उन्होंने उस दिन वो उद्घाटन के लिए आए। उन्होंने जो उस टाइम के अमूल के जनरल मैनेजर जो डॉक्टर कुरियन हुआ करते थे, उनको ये बताया कि मुझे तो किसानों से मिलना है और मैं चाहूँगा कि मैं एक रात किसानों के साथ गुजारूँ। तो पूरी रात भर वो किसानों के साथ रहें, गांव में उनके साथ बात करते रहें और कहीं ना कहीं उनको ये बिल्कुल भरोसा हो गया कि यहाँ के जो मैं किसान देखा हूँ, उनका जो सामाजिक और आर्थिक जो उत्थान हुआ है और जो जिस तरह से जो आर्थिक उसकी जो परिस्थिति है, और मैं जो मेरे उत्तर प्रदेश में या कहीं अन्य प्रदेश में मैं जाके देखता हूँ, दोनों के बीच में बहुत अंतर है। और कहीं ना कहीं जो ये मैंने अमूल का देखा है और किसानों से बात किया है, उसको देश भर में लागू करना चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर कुरियन से बात किया और डॉक्टर कुरियन ने तुरंत उसके लिए बोला कि मैं 10-15 दिन में आपको एक रिपोर्ट भेजूंगा, इसको कैसे हम देश के अन्य भाग में भी ऐसी अमूल खड़ी कर सकते हैं। और फिर ये एक उनका प्रस्ताव था कि एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जैसी संस्था बने जिसका काम होगा कि जो आनंद में अमूल है उसको पूरे देश में रेप्लिकेट किया जाए। अलग अलग नाम, अलग अलग
या अलग-अलग? तब तो नाम नहीं थे, बट ये पर्पस के साथ 1965 में फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चालू हुआ। सरकार की ओर से पूरी उनको सहायता दी गई क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे, और पहले ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत उसका संगठन हुआ उसमें, क्योंकि काम जल्दी चालू हो जाए, और उसने फिर अमूल को रेप्लिकेट करना चालू किया। उस टाइम में हमारे देश में जो दूध का प्रोडक्शन होता था, अगर आप 1950 और 1960 का ये देखेंगे तो करीब करीब 20 मिलियन मेट्रिक टन दूध का प्रोडक्शन होता था, और हमारी आबादी के हिसाब से देखेंगे तो करीब करीब 110-112 ml प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की अवेलेबिलिटी थी। जबकि 1950 में 1950 से 60 का जो दशक है, या जब फिर एनडीडीबी ने अपना काम जब से चालू करना उसके बाद चालू किया, तो 65 में जब एनडीडीबी बना उसके बाद ये पॉलिसी बनी, चर्चाएं हुई, और उस टाइम में क्योंकि हमारा दूध जो था वो हमारे लिए पूरे आबादी के लिए काफ़ी नहीं था, बहुत सारे यूरोपियन यूनियन और अन्य जो विकसित देश थे वो यहाँ पे कमोडिटी डोनेट करते थे। कमोडिटी यानी बटर और पाउडर दोनों को आप मिक्स करके अगर उसमें पानी मिक्स करेंगे तो दूध बन जाता है। तो हमारी ज़रूरियात ये डोनेटेड कमोडिटी से होती थी। बड़े बड़े सिटी में आप दिल्ली ले लो, बम्बई ले लो, तो रेशनिंग भी होता था दूध का, आपके घर में कितने आदमी हैं उसके हिसाब से दूध दिया जाता था आपको। आप ये कहेंगे कि जो श्वेत क्रांति की नींव रखी गई उसमें एनडीडीबी जो है वो एक तरह से उसका पहला पत्थर था। बिल्कुल, उसी को मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो कमोडिटी आ रही थी वो फिर एनडीडीबी ने सोचा कि इसको फ्री में देने के बदले हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कमोडिटी से दूध बना, उसको बेचा गया, जो पैसा आ गया आता गया, वैसे वैसे हम नया कोऑपरेटिव और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते गए दूध को प्रोसेस करने के लिए। वर्ल्ड बैंक के लोन लेके एनडीडीबी ने 80-20 के तहत, मतलब 80% लोन था, 20% ग्रांट था, ऐसे 180 जो अमूल थे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मिल्क यूनियन, 180 डिस्ट्रिक्ट लेवल मिल्क यूनियंस हमने पूरे देश में बनाए। उसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, जहाँ पे दूध है वहाँ ही आप बनाओगे, तो वो दूध की मात्रा को देखते हुए ऐसे 180 यूनियन बनाए गए। करीब करीब ये सारे यूनियन मिला के 1 करोड़ लीटर से ज़्यादा 1995 तक उनका प्रोक्योरमेंट चालू हो गया। और ये सब देखते हुए 1998 में इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया। तो पहले तो हमारे पास दूध था नहीं पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हम 25 साल के ये एनडीडीबी के एफर्ट से हम उसको 1998 से लेके आज तक हम दुनिया के लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं। आज के दिन में हम 220 मिलियन मेट्रिक टन हमारा देश मिल्क प्रोड्यूस करता है। मैं बोला था जब 20 मिलियन मेट्रिक टन, आज हम उससे 11 टाइम, मतलब 210 मिलियन मेट्रिक टन एक्चुअली मिल्क प्रोडक्शन है लास्ट ईयर का। जो एक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो मैंने 110-112 ml बोला था, आज हमारा 425 ml का एक पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हो गया है। और अगर हम वर्ल्ड एवरेज देखें तो ये करीब करीब 300 ml के आसपास है। मतलब हम अभी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में वर्ल्ड से भी आगे निकल सकते हैं। किसानों को ऐसी क्या अपील की गई थी कि जिससे उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया, या फिर प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर साइंस का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा? किसानों का इसमें एक ही हमें उनको अवेयर करना है कि ये आपकी अपनी संस्था है, इसका कोई मालिक नहीं है। जो पहले प्राइवेट प्लेयर्स होते थे और जो बीच वाले होते थे जो अपने लिए कमाते थे, यहाँ पे किसानों को खाली यही बताना है कि आप ही, चाहे वो मिल्क जो विलेज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हम मिल्क प्रोक्योर करते हैं, या जिसमें प्रोसेस करके दूध को और कुछ बनावटें बनाते हैं मिल्क के प्रोडक्ट्स, या फिर वो मार्केटिंग का पूरा सप्लाई चेन हो, सबका ओनरशिप किसान खुद है। और क्या ये पूरा ओनरशिप से जो भी मुनाफा कमाते हैं वो मुनाफा भी उनको वापस जाता है। तो इंडिया अगर आप देखेंगे आज के दिन में हम 70% से ज़्यादा, एक जो कंज्यूमर रुपी देता है दूध खरीदने में, 70% से ज़्यादा हम प्रोड्यूसर को वापस करते हैं। हमने 37 साल एनडीडीबी को अपनी सेवाएं दे चुके डॉक्टर गर्ग से पशु चारा और पशु आहार को लेकर कई सवाल पूछे। उन्होंने इसे लेकर कई सुझाव दिए जिन्हें अपनाकर किसान अपनी लागत को तो कम कर ही सकते हैं, साथ ही ज्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं। दरअसल पशुपालन के मामले में जो पशु आहार है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है,
और उसमें चारा भी शामिल है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज कि जो पशु चारा है वो जो गोचर लैंड भारत में हुआ करती थी, क्या वो गोचरान गोचर उतना काफ़ी था या फिर उसको अलग से कुछ न्यूट्रिशंस देना ये बहुत ज़रूरी है। किस तरह से इन सब चीज़ों को और किन कंडीशन में वो देना ज़रूरी होता है, इन सब चीज़ों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हमें दोनों कंडीशन में सिचुएशंस को बताइए आप। एक ज़माना था जब गाय 5, 7, 8 लीटर दूध देती थी, उसकी खुराक अलग थी। अब उसके बाद फिर क्या है, टाइम के साथ साथ 15-20 लीटर, अब 40-50 लीटर वाली भी गाय हैं। इस तरह से जैसे जैसे जानवर की उत्पादकता बढ़ती गई, उसकी खुराक में भी फेरबदल होता गया। उसकी ज़रूरत है हमारे को। अब हमारे मुल्क के अंदर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के जानवर हैं और अलग अलग तरह की सिचुएशन है। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम चारा लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पे इरिगेशन की, सिंचाई की सुविधा है। और हमारे कुछ ऐसे एरिया हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सूखा चारा ही मिलता है। तो ऐसे केस में हमारे को पशु को सूखे चारे के साथ कैटल फीड देना पड़ेगा, या हम उसको कंसंट्रेट भी बोल देते हैं उसको। तो उसकी जो कैटल फीड की जो क्वालिटी है उसका हमारे को बहुत ध्यान रखना होगा। आजकल क्या होता है कि ये सस्ता कैटल फीड बनाने वाले उसके अंदर बहुत उल्टी सीधी चीज़ें डाल के कैटल फीड बना देते हैं और देखने में तो वो सस्ता है, लेकिन उससे पशु को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। उसके अंदर का सिस्टम बहुत डैमेज होता है। तो हमारे को जब हम पशु खुराक की बात करते हैं, कैटल फीड की बात करते हैं, बहुत ध्यान रखना है। हम पशु खुराक जो है, पशु चारा, ये अपना कैटल फीड जो है वो पशु की उत्पादकता के हिसाब से बनाएं हम। डॉक्टर साहब, हम ये भी चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों के लिए आप अपनी तरफ से कोई एक आइडियल जो कैटल फीड का जो न्यूट्रिशन के मामले में उसको पूरा सप्लीमेंट दे सके, ऐसा एक फार्मूला आप भी सजेस्ट करें। मैं इसमें 2 तरह के फार्मूले बताऊंगा आपको। एक तो ऐसे पशु हैं जो हमारे 7-8 लीटर तक दूध देते हैं, और एक ऐसे पशु हैं जो 15 से 20 लीटर तक दूध देते हैं। जो पशु 7-8 लीटर तक दूध देते हैं उसके पशु आहार में, पशु खुराक में हमारे को जो कैटल फीड बनाना है ऐसे पशुओं के लिए, उसमें आप 20% तो अनाज रखिए। अनाज से मेरा मतलब है मकई। अगर मकई ना मिले तो आप उसके अंदर ज्वार वगैरह और आधी ज्वार, आधी गेहूँ भी डाल सकते हैं, चावल भी डाल सकते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर आप 25% खली डालिए उसके अंदर। 25 में से 15% जो खली है वो बिना तेल की, और 10% जो है वो तेल वाली। उसके बाद आप उसमें चावल का चोकर डालिए, फिर आप उसके अंदर राइस पॉलिश डालिए। ये दोनों मिला के आप 40 से 50% तक डालिए। उसके बाद फिर इसके अंदर 1% नमक डालो, 1% कैल्साइड पाउडर, और इसके अंदर 1% मिनरल मिक्सचर डालिए, एक अच्छे ब्रांड का। इन सब को मिक्स करके आप पशु को आधा लीटर 1 लीटर दूध के लिए, आधा किलो 1 लीटर दूध के लिए, और 2 से 3 किलो पशु के रखरखाव के लिए, ये आपको इस तरह से इसको खिलाना है। अगर हमारा पशु 15-20 लीटर दूध दे रहा है तो अनाज उसके अंदर मक्की ही डालनी है, और मक्की डालनी है 30%, 30%। उसके बाद खली उसके अंदर डालनी है 25 से 28%। 10% जो है ऑयल वाली, और 15-16% जो है बिना ऑयल की। उसके बाद उसके अंदर चोकर डालना है 35 से 40%, और उसके अंदर मिनरल मिक्सचर डालना है 2%, कैल्साइड डालना है 1%, नमक डालना है 1%, और उसके अंदर चोकर यही जो बाजार में मिलता है। चोकर, हाँ जी, चोकर 2 तरह का होता है। एक तो होता है गेहूं का और एक होता है चावल का। तो क्योंकि गेहूं का चोकर महंगा होता है बहुत, तो अगर आप चावल का चोकर डालेंगे तो आपका चलेगा, काम चलेगा, नहीं तो आपका फीड जो है महंगा हो जाएगा। तो इस तरह का फीड बना के आप अपने पशुओं को दूध उत्पादन के हिसाब से दे सकते हैं। अब एक दूसरी बात और आखिरी बात मैं ये जानना चाहता था आपसे कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर चारे का उत्पादन हो सकता है, हरा चारा उत्पादित होता है, क्या कोई ऐसा न्यूट्रिशनल, ऐसा कंप्लीट चारा जिसके अंदर सब चीज़ें हों, ऐसा हेल्दी जो चारा है वो भी, उसका भी कोई रेशो है, कोई तरीका है? देखो, चारे को हम 2 तरीके में उसको हम डिवाइड करते हैं। एक तो है लेग्यूम और एक है नॉन लेग्यूम। अगर हमारे पास
लेग्यूम चारा, लेग्यूम के अंदर आते हैं बरसीम, लूसन, काउपी, और नॉन लेग्यूम में आते हैं ज्वार, बाजरा और मकई, और उसके बाद हाइब्रिड नेपियर, ये सब नॉन लेग्यूम में आते हैं। तो दोनों को मिला के आधा आधा दीजिए। हाँ जी, अगर आपके पास लेग्यूम चारा ही खाली है तो पशु को आप लेग्यूम चारा 20 किलो प्रतिदिन के हिसाब से ज़्यादा मत दीजिए, नहीं तो पशु को डायरिया होने का चांस रहेगा। अच्छा, अगर आपके पास दूसरा नॉन लेग्यूम चारा है, वो भी आप 15 से 20 किलो तक दे सकते हैं। अगर आपके पास 15 से 20% चारा है तो आप जो कैटल फीड पशु के रखरखाव के लिए दे रहे हैं वो देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। अब अगर हम लास्ट में ये भी समझने की कोशिश करें कि वे क्षेत्र जहाँ पर चारा सूखा ही है वहाँ तो वो फीड देना ही है, जहाँ पर ये इस तरह का हरा चारा है उसका कॉम्बिनेशन भी आपने बताया ही है। ये जो चरागाह है, गायों को, पशुओं को जो चराने वाली बातें जो हैं, क्या उसका कुछ रिक्वायरमेंट होती है अगर अवेलेबिलिटी है तो? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि ग्रेजिंग के बजाय आप चारागाह अगर उपलब्ध है किसी क्षेत्र में, उसमें आप चारा लगाइए। चारा लगा के फिर आप उसको किसानों को चारा बेचिए उसको, या आप चारागाह से चारा उगा के चारागाह में उसको आप उसका साइलेज बनाइए, और साइलेज बना के वो आसपास के किसानों को बड़े। लोग कहते हैं कि पशु के लिए मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। पशु के लिए मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साहब। जो किसान भाई अपने पशुओं को 24 घंटे बांध के रखते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। उससे पशुओं की दूध उत्पादकता में कमी आती है। पशुओं के जो खुर हैं, खुर बड़े हो जाते हैं, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। अगर आप विकसित देशों में देखेंगे तो पशु को हमेशा खुला छोड़ते हैं, पशु को कभी बांध के नहीं रखते। अगर आप पशु को बांध के रखना चाहते हैं दोने के टाइम पे, दूध दोने के टाइम पे, या उसको फीड करने के टाइम पे, लेकिन बाकी के समय में आपको पशु को खोल के रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब कई बातें यहाँ पर आई हैं कि अगर आप पशु को खोल कर रखेंगे तो भी उसकी दुग्ध उत्पादकता है उसमें आप बढ़ोतरी देखेंगे। जो चारा है उसमें अगर आपके पास सूखा चारा है तो उसमें उसके साथ सप्लीमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास हरा चारा है तो आप सप्लीमेंट की कमी, उसमें कटौती कर सकते हैं और आप कुल मिलाकर के कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। दूध उत्पादन के मामले में भारत सिरमौर कैसे बना, इसमें हमारे किसानों की मेहनत भी कम नहीं है। अब आप उदयपुर की इन्हीं महिलाओं को देख लीजिए जो रोजाना 1 लाख लीटर दूध का कलेक्शन कर उम्मीद जगा रही हैं। यूं तो दूध उत्पादन के मामले में भारत नंबर 1 पर है, लेकिन इसमें महिलाओं ने जो योगदान दिया है वो शिरोमणि है। हमारे साथ उदयपुर की कुछ महिलाएं हैं और जो ये आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है जो करीब 11 महिलाओं से शुरू हुई थी, आज उसमें 28,000 महिलाएं हैं और 1.25 लाख लीटर से ज़्यादा दूध का कलेक्शन वो करती हैं और उसके बाद उसे वो उचित दामों पर बेचती हैं और अपने जो उनकी महिलाएं जो सखी हैं उनको किस तरह से वो लाभ पहुंचाती हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारी कंपनी 21 मार्च 2000 चालू में शुरू हुई थी। 11 महिलाओं से लेकर हमने ये चालू की थी। काफ़ी कठिनाई आई भी थी लेकिन महिलाओं के लिए, लेकिन धीरे धीरे हमने आज दिन तक 28,000 महिलाओं तक ये पहुंची है और ये लक्ष्य इस साल तक 30,000 तक पूरा हो जाएगा। आज हमारी कंपनी 550 गाँवों में काम कर रही है और 5 डिस्ट्रिक्ट में भी काम रही है। कितना दूध है जो कलेक्ट कर लेते हैं आप लोग? पूरी कंपनी 1 लाख लीटर दूध रोज का पर डे हमारा जा रहा है अभी ऐसा का। 1 लाख? हाँ। उसका रेट क्या आपको मिलता है? रेट तो हमारे देखो आशा कंपनी ने हमारे मशीन लगाई हुई है जिसे हमें ग्लास द्वारा दिखाई दे देता है कि फैट कितनी, एसएनएफ कितनी, उसके माध्यम से पैसे मिलते हैं। तो अभी हमारी 8 रुपये फैट पे जो दूध जा रहा है, यानी कि 10 फैट होगी तो 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये लीटर। तो जैसे 6 फैट हो या 7 फैट हो उसके हिसाब से आते हैं। आपकी जो गाय हैं, आपकी जो भैंस हैं, आपको कितने रुपए लीटर मिल जा रहा है? हमको मिल जाते हैं, कभी 60 लीटर भी जाता है, 60 से ऊपर भी जाता है, कभी 60 से अंदर भी आ जाए। वो दूध के एसएनएफ के हिसाब से होता है। आपको सर मुझे 80 रुपये 80 तक पड़ जाता है। अरे वाह, आपकी भैंस का दूध जो है वो गाढ़ा है? गाढ़ा है और फैट अच्छी आती है उसकी, इसलिए
मतलब सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं। उनका कहना यह है कि 55 रुपये से लेकर के 80 रुपये तक उनके दूध की कीमत पड़ जाती है। और ये इसमें हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पैसा है, इस पैसे से ये तो पहले भी आप दूध बेचती होंगी, अब क्या ऐसा फ़र्क आ गया है? पहला फ़र्क तो यही है, ये महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है 3, 13 और 23 तारीख को। अच्छा, इससे ये फायदा है कि हम महिलाएं पैसा निकाल सकती है, अकाउंट हमारे महिला का है, इसमें हस्बैंड नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकती। और निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? पर निकालेंगे नहीं, खाता हमारा है, महिला आप भी निकाल कर उन्हीं को देती होंगी ना? जरूरत होगी उतना पैसा निकालते हैं, जो जरूरत नहीं है वो हमारी बचत हो रही है उसमें। पशुपालन में तेजी से बढ़ती साइंटिफिक अप्रोच और तकनीक ने उसमें कई आयाम जोड़ दिए हैं। इन्हीं में से एक है एम्ब्रोयू ट्रांसप्लांट। इस तकनीक से डॉक्टर हफ्ते भर के भ्रूण को पशु के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। माना जा रहा है कि उन्नत नस्लों को तैयार करने के मामले में ये तकनीक मील का पत्थर साबित होगी। इसे लेकर हमें जो कुछ बताया गया वो बेहद दिलचस्प था। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर उनकी एक गाय 36 लीटर तक दूध देती है। भारत में पशुधन बहुत ज़्यादा है। ये बात भी सही है कि भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का सिरमौर है, यानी नंबर 1 है। लेकिन अगर इन गायों की दूध देने की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया जाए तो भारत उसकी ज़रूरतें और दुनिया में वो और भी ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। हमारे साथ वैज्ञानिक हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या प्लान है, किस तरह से इस नस्ल सुधार को या इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की जो कवायद है वो की जा रही है। एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के जो 2 वर्टिकल है हमारा, एक तो मिल्क प्रोड्यूसर संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश करना, दूसरा प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट जो बैक एंड एक्टिविटीज़ है उसमें काम करना। तो मैं ये जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट जो वर्टिकल है मैं उसको हेड करता हूँ। 1973 में साबरमती आश्रम गौशाला करके एक सीमेंट स्टेशन है जो अहमदाबाद के पास लोकेटेड है। दूसरा एक सीमेंट स्टेशन है रायबरेली यूपी में। एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ने खुद 2 सीमेंट स्टेशन सेटअप किए हैं। यहाँ लगभग 1500 टॉप क्वालिटी ब्रीडिंग बुल्स हैं। इसमें लगभग 25-30% इंडिजिनस बुल्स हैं, जैसे गिर, साहिवाल, कांकरेज, ओंगोल जैसे, और बफलो ब्रीड्स हैं, मैसानी, मुर्रा, जाफराबादी। इन टॉप क्वालिटी ब्रीड्स से हम सीमन एक्सट्रैक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं और भारत में डिफरेंट स्टेट्स, कोऑपरेटिव्स और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर को हम सप्लाई करते हैं। इंडिया में लगभग 10 करोड़ AI होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होते हैं, उसमें लगभग 40 to 50% हम कैटर करते हैं, हम उसको, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा एक एरिया जो हम काम कर रहे हैं वो एम्ब्रियो प्रोडक्शन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ है। इसमें भी एनडीडीबी बहुत साल से काम कर रहे हैं। एम्ब्रोयू को यानी भ्रूण को जो ट्रांसप्लांट करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जो है काफ़ी कॉस्टली है, ये बात किसानों की तरफ से सुनने में आती रही है। कैसे उसको मीट आउट करेंगे? अभी जो टेक्नोलॉजी आई है, जो IVF टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है, उससे कॉस्ट आधा हो गया है। पहले जो 45-50 हज़ार लगता था एक काफ को प्रोड्यूस करने के लिए, अभी वो 20-21 हज़ार में उपलब्ध है वो टेक्नोलॉजी। और उसमें भी हम सेक्स सॉर्टेड एम्ब्रियो बना रहे हैं जिससे आपको फीमेल काफ़ी ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें बहुत एक अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने, जिसमें अगले 2-3 साल में लगभग 2 लाख एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रेगनेंसीज हमें किसान के घर में इस्टेब्लिश करना है। तो उसमें कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट दे रहे हैं, जो कुछ पार्टिसिपेटेड मिल्की यूनियंस कुछ वो भी कुछ सब्सिडीज़ दे रहे हैं, और फार्मर को लगभग 4 से 5 हज़ार रुपया उनको देना पड़ेगा। उससे काफ़ी जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट में एक क्वांटम लीप होगा। जो प्राइम मोदी जी का भी जो प्लान है कि फार्मर्स इनकम डबल करना है, उसमें ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बिल्कुल, आइडिया ये है कि जो गिर की बछड़ी लेने के लिए आपको 1,50,000 या 1.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ सकता है, आपके घर में वो एम्ब्रोयू ट्रांसप्लांट करने से जो आपकी कोई भी गाय है उसके पेट में वो अलग से एक जो है अगर भ्रूण रख दिया जाता है तो वो आपको मात्र 5,000 में आपको वो अवेलेबल हो जाएगी। बाद में उसका लालन पालन आपने अपने अच्छे तरीके से अगर किया तो आपका जो जियोग्राफिक
जो एरिया है, आपके इलाके के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेगी, जो ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, ज़्यादा अच्छे से वो परफॉर्म कर पाएगी। यूँ तो 1940 में ही गुजरात के आणंद में सरदार पटेल ने अमूल की स्थापना कर दी थी, लेकिन 1965 आते आते लाल बहादुर शास्त्री ने श्वेत क्रांति का ऐलान किया, किसान उनके साथ जुड़ गए और दूध उत्पादन के मामले में दिन दूना रात चौगनी उन्नति होने लगी। एक आदमी के हिस्से में जो 100 मिलीग्राम से भी कम दूध आ रहा था, अब 400 मिलीग्राम से भी ज़्यादा दूध आने लगा है। ये जो लक्ष्य हासिल किया है, ये लक्ष्य दुनिया के मामले में भारत को शीर्ष पर ले गया है, यानी भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है दूध उत्पादन के मामले में, किसानों की बदौलत और जो वैज्ञानिक हैं उनकी मदद से। देश में पर काऊ दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ा है, लेकिन इसी के साथ साथ बढ़ी हैं चारे की चुनौतियां और साथ में किसानों को 1 लीटर दूध की जो कीमत मिलती है, उस कीमत में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की ज़रूरत है और पूरे देश में एक समानुपातिक रूप में उसे मिलना ये भी बेहद ज़रूरी है।